अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 रुकनी लार्ज बेंच जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से, जिसको अदालती कत्ल कहा जाता है, आज भी ये लफ्ज़ हमें उस समात में सुनने को मिला। उस हवाले से जो सदर आसिफ ज़रदारी ने रेफरेंस भिजवाया था, उसकी मुसलसल आज इस हफ्ते दूसरी तीसरी समात हुई, लेकिन ये 2011 से पेंडिंग पड़ा हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और इसके अंदर जो परतें समझ नज़र आ रही हैं सामने कि मार्शल लॉ दौर के अंदर किस तरह एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसको मावनत के अंदर, कत्ल की साजिश की मावनत के अंदर सज़ाए मौत सुनाई गई। वो एविडेंस क्या थी, उस एविडेंस के अंदर से क्या कुछ बरामद हो रहा है, वो आज जो है वो सारा कुछ सामने आ रहा है। और एक तरह से देखा जाए, जैसे हम सुनते हैं कि न्यूरमबर्ग ट्रायल की बड़ी बात होती है कि जहाँ पे नाज़ी जर्मनी के अंदर जो लोग थे जिन्होंने चैम्बर्स जो जनरल्स थे जिन्होंने ज़्यादतियाँ की थी लोगों को कत्ल किया था, उनका ट्रायल हुआ था। बिल्कुल उसी तरह से आज लग ऐसा रहा है जैसे कि वो जज साहबान जिन्होंने माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का सज़ाए मौत देने का जो केस था, उसके अंदर किस किस्म की कानूनी जो है वो नकाइस थे और उन नकाइस की बुनियाद के ऊपर किस तरह से एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सज़ाए मौत दे दी गई 5 और लोगों के साथ। वादा माफ़ गवाहान क्या थे, और फिर इसके अलावा जो है वो आज एक बड़ा कुछ दिलचस्प वाक़यात भी हुए। और जब ये बात सामने आई कि क्या 5 हाई कोर्ट के जज थे और जो उस वक्त चीफ जस्टिस है मौलवी मुश्ताक, क्या उनके सब जज जो हैं वो उन्होंने, तो उस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि जी हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो वो नाज़िर साहब वो क्या किस्सा हुआ, तो वो भी शुरू करेंगे। तो आज की समात के अंदर क्या हुआ, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रिटायर हुए हैं, वो एक तवील अरसे से जज भी रहे, वकील भी रहे, क्रिमिनल के बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने आज जो है वो इस सारे ट्रायल के हवाले से तारपोत जो हैं वो बखेर दिए हैं, बहुत सारा जो है वो कानूनी नुकात सामने लाए हैं कि किस तरह से ये मिस ट्रायल ऑफ जस्टिस है। नाज़िर साहब, क्या कुछ हुआ आज तो जिस तरह की प्रोसीडिंग्स थी उसमें तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो कंप्लेनेंट थे अहमद रज़ा कसूरी, जो वहाँ मौजूद थे, वो भी मजबूर हो गए ये कहने पे, वो रोस्ट्रम पे आके उन्होंने कहा कि जो ऐसा लग रहा है कि जो जजेस जिन्होंने ट्रायल किया था वो ट्रायल उनका हो रहा है, तो ये बेहतर है कि आप वो तो ज़्यादातर अब शायद नहीं है ज़िंदा, उनके आप रिश्तेदारों को नोटिस दें ताकि वो उनकी आके रेपुटेशन उनकी बचाएं। ये इस हद तक चला गया था क्योंकि मंजूर मलिक साहब ने सिर्फ जो मंजूर मलिक साहब हैं, वो आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और रिटायर हुए हैं, उन्होंने मेरिट्स को टच किया और उन्होंने जिस तरह आज जब शुरू हुआ तो अदालत ने कहा कि समझें कि आप अपील आर्गू कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो ट्रायल की नकाइस हैं वो सामने लेके आ रहे हैं। देखें उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं किस तरह से ये मुकदमा मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट कैसे ट्रांसफ़र हो गया था। देखें उसमें इतना कुछ है कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, बहुत एक तवील हज़ारों शिकवे। और नाज़िर साहब वैसे वाक़तन अगर स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं या तारीख़ से आप देखना चाहते हैं, वो बड़ी एक हिस्टोरिक ये प्रोसीडिंग है। वो सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब पे पड़ी हुई है, पूरी की पूरी अनएडिटेड है, एक एक लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर है, लाइव चल रही थी। देखें लेकिन मीडिया को कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी इस मीडिया असल में सोशल उस पर चला हुआ है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। मैं ये जो कहना चाह रहा था कि 2 FIRs लॉन्च हुई थी, ठीक है। दोनों FIR में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, उनका नाम नहीं था, वो अक्यूज़ नहीं थे 2 FIR में। बिसाइड्स ये कि जो ये इन्वेस्टिगेशन ये क्लोज़ हो गई थी और वो क्लोज़ की थी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे, लेकिन जब दोबारा ओपन हुई तो उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है और वो सेशन कोर्ट के पास गई और फिर वो सेशन कोर्ट से उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुई और 12 सितंबर 1977, ठीक है, उसी वक्त ट्रांसफ़र हुई और वो उसी वक्त टेकअप हुई और उसमें नोटिस भी नहीं दिया गया कि उसको, और उन्होंने जो ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर दिया और उसमें लिखा कि कौन था एक्टिंग चीफ जस्टिस उस वक्त? मौलवी मुश्ताक साहब। हाँ। और उस पर उन्होंने अपना ऑर्डर ये दिया कि हमें अक्यूज़ को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन हाँ, सिर्फ स्टेट को प्रोसिक्यूटर को देने की ज़रूरत है, वो प्रोसिक्यूटर को नोटिस दे दिया। मंजूर मलिक साहब ये कह रहे थे कि जब ये रीओपन हुआ सेशन कोर्ट ने, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केस फाइल भेजी गई थी। वो केस फाइल अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास थी, तो उसी दिन हाई कोर्ट में कैसे ट्रांसफ़र हो गई? ये इलीगैलिटी है। बदनीति, उन्होंने तो सख्त लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल कहा किया। कि उन्होंने ये- कहा और इसके ऊपर जो ऑर्डर पास हुआ है कि नोटिस दिए बगैर एक्यूज को, वो तो कहते थे कि इट्स अ पेनफुल, हाँ, ये मतलब ये मिस कैरेज से भी ये पता नहीं, वो तो वो कहते हैं बहुत ये ही सख्त किस्म की इससे बात। भी बहुत ज़्यादा आगे। वो कहते हैं ये तो शॉकिंग है। और उन्होंने तो हेयरिंग में ये कहा कि इस जजमेंट को ज़रूर पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट ऑफ लॉ को, ताकि उनको समझ आए कि ये कैसे किस तरह मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज हुआ ऑफ जस्टिस हुआ था। जस्टिस का। और उन्होंने कहा था ऐसे जब तक कोई जज केस को ना पढ़े, इसको एलिवेट भी नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही लोग इसको जुडिशल मर्डर नहीं कहते, रीजंस हैं, क्योंकि इसमें एक तो हेस्ट क्लियर नज़र आ रही है और फिर बेतरफा मतलब सीरीज़ हैं इलीगैलिटीज़ की। ये नहीं है कि एक दफ़ा उनसे कोई गलती हो गई तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया, उन्होंने रेक्टिफाई भी नहीं किया, आगे चलते रहे। और बड़ा नाज़िर साहब, उसमें फिर जब वो आया कि भी इस फैसले के अंदर, क्योंकि बाइस का इल्ज़ाम भी आया था, और उस जब दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ किया गया तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी, क्योंकि दरख्वास्त यही थी ना कि जी आपने पीसीओ का हल्फ ले लिया, आप जज ही नहीं है उस आइन के तहत, तो उसको भी जो है ना उसके अंदर किया गया। और तारीख की फौजदारी मुकदमे की सबसे बड़ी जजमेंट है, जिसके बारे में कल मंदोखेल साहब ने कहा था कि शायद जज खुद भी अपने आप को कन्विंस कर रहे थे गलत चीफ जस्टिस साहब ने तो एक दफ़ा ये भी ऑब्जर्वेशन दी, बल्कि पूछा मंजूर मलिक साहब से कि ये मुझे बताएं कि कोई ऐसा प्रेसिडेंस है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में जिसमें हाई कोर्ट में ट्रायल चलाओ। मर्डर तो ट्रायल उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो 2 हैं, लेकिन इतना बड़े इंडिया में एक भी नहीं है। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि उसकी वजह यह है कि वहाँ मार्शल लॉ भी तो नहीं लगते ना। तो ये मतलब कहने का मकसद है कि और 2 जो ट्रायल का उन्होंने जिक्र किया था, एक का तो रिकॉर्ड करते मुझे मिला नहीं, और वो 2 ट्रायल में थे, एक गौहर अयूब के खिलाफ और दूसरा कालाबाग वो उनका। लेकिन जो इसमें जो ग्लेरिंग इलीगैलिटी जो हम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ग्लेरिंग है, वो ये है लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि ये दोनों ट्रायल जो हैं, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, आप नाराज़ ना होइएगा प्लीज़। नहीं, मुझे क्या, मैं आदी हूँ। नहीं, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो मर्डर ट्रायल चले भी, तो ये दोनों की कंसेंट से वहाँ पे चले थे, दोनों के हाँ, कंसेंट लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये हो नहीं सकता एक हाँ, केस के अंदर। एक केस में तो वो वापस गया था, रिमांड हुआ था और फिर सेशन कोर्ट में ही ट्राई हुआ था। जी हाँ। और दूसरे कोर्ट में फिर लेकिन जो दूसरे कोर्ट में ट्राई हुआ था वो रिकॉर्ड में भी नहीं है, वो नॉट रिपोर्टेड है। यानी एक आपको पता है ना, वो जो लीगल डाइजेस्ट बनता है, नॉट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, हाँ, जिसमें not लिखा approved जाता है, for जैसे कि reporting 9 मई को के वो वाक़या हुआ था, उसके बाद इमरान खान साहब को बुलाया गया था और जो ऑर्डर उस वक्त के बेंच ने किया उसके ऊपर नीचे लिखा हुआ था नॉट अप्रूव फॉर। रिपोर्टिंग। बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो नॉट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग होते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंस नहीं बनाना चाहते, इसलिए ताकि ये इसको फॉलो ना किया जाए। तो लेकिन जो मेरे ख्याल में जो सबसे ग्लेरिंग इलीगैलिटी वो ये है जो मंजूर साहब ने बयान की, कि जब सेशन कोर्ट किसी का ट्रायल करता है और उसको डेथ सेंटेंस देता है, तो वो जो डेथ सेंटेंस है वो एक्सिक्यूट नहीं होती ऐसे ही। वो जो डेथ सेंटेंस है वो हाई कोर्ट जाती है, उसके लिए किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो हाई कोर्ट जाती है, वो 2 मेंबर बेंच उसको देखता है और फिर उसको कंफर्म करता है। जब तक वो कंफर्म ना करे वो डेथ सेंटेंस एक्सिक्यूट नहीं हो सकती। इसमें वो नहीं हुआ, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि ये वो तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट ही अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया एक ही दिन। मैजिस्ट्रेट के सामने अभी था, मैजिस्ट्रेट के बाद उसने कहा पीपी से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिपोर्ट मांगी थी सेशंस ने, लेकिन उसी दिन किसकी दरख्वास्त के ऊपर ये केस हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना दिया और वहाँ पे 5 जज साहिबान बिठा दिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक कंप्लेंट 2 मेंबर बेंच के पास मौजूद थी जिसमें उनको बेल मिल गई थी। जस्टिस के एम समदानी साहब ने दी थी उनको बेल, भुट्टो को दे दी। उसका उन्होंने डिसरिगार्ड किया और 5 मेंबर बेंच ने ये मामला टेकअप किया और रिकॉर्ड अभी नहीं मंगवाया, क्योंकि रिकॉर्ड मंगवा के आप ओपिनियन करते हैं, ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। मंजूर साहब बता रहे थे कि आपने ओपिनियन फॉर्म करनी है कि ये ट्रायल हमें प्रोसीड करना चाहिए इस ट्रायल को, वो भी नहीं ओपिनियन फॉर्म की और आपने डायरेक्ट एडजर्न किया वो ट्रायल के लिए नेक्स्ट, और उसमें फिर उसके बाद आपने रिकॉर्ड मंगवाया। नाज़िर साहब, ये 5 रुकनी बेंच जो बना मौलवी मुश्ताक का, इस हवाले से मंजूर मलिक साहब का ये कहना था कि ये एक चालाकी थी
ये एक क्लेवर और उसमें मज़े की एक ये और चालाकी क्या थी इसके अंदर? चालाकी यही थी कि उन्होंने इन चीज़ों को डिसरिगार्ड किया ना। चालाकी ये थी कि 2 मेंबर बेंच का जो केस पेंडिंग था उसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया कि उन्हें पता था कि उसमें बेल मिल गई है और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं फंसेंगे क्योंकि वो अब आज़ाद हैं। तो इस तरह उन्होंने ये केस को अपने पास, चलाया हाँ। और फिर उनको रखा। बिसाइड्स मैं कुछ कह रहा था वो ज़हन से निकल गया, लेकिन कोई नहीं, आ जाएगा ज़हन में, कोई मसला चलें ये आ जाएगा आखिर। लेकिन उसमें और भी बात थी कि जो चीफ जस्टिस थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस, उनकी एक चपकलिश भी हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। जब आपकी एक चपकलिश हो जाए एक्यूज़ के साथ तो चीफ जस्टिस के ये स्टेटस नहीं है कि वो उस बेंच में बैठते, क्योंकि ज़ाती अनाद आ गई। हुआ ये था कि कोई आर्गूमेंट्स चल रहे थे तो इस पे उन्होंने कहा कि जो विटनेस था मसूद ने ये विटनेस ये दिया था। मैं उसमें ये कहा कि पहले जो है ना, स्टेन गन का किस्सा आया था। एक वो स्टेन गन वाला किस्सा भी है, लेकिन उसमें जो है वो अप्रूवर्स जो थे वो बनाए गए इसके अंदर। मसूद महमूद, गुलाम अब्बास, गुलाम हुसैन जो FSF के लोग थे, और उनको ये कहा गया था कि जनाब आपने एग्जीक्यूट करना है। प्राइम मिनिस्टर ने बुला के कहा था, ये कहानी पूरी नहीं, की लेकिन पूरी उसकी जो कहानी ये थी कि उसने ये बताया दौरान अपने विटनेस में कि मैंने स्टेन गन ली एक चीफ जस्टिस के लिए। तो पूछा गया कि क्या कत्ल करने की, उसने कहा ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि कत्ल करने के लिए। और फिर मोहम्मद जो उस वक्त के फिल्म स्टार थे बहुत मशहूर, मोहम्मद अली, उनको भी कत्ल करने के लिए मैंने स्टेन गन ली थी। तो ये कौन कह रहा है? अप्रूवर का ये बयान है। अप्रूवर का बयान है। तो इस पे गुलाम अब्बास के क्या हाँ, वो FSF का इंस्पेक्टर हाँ, तो या डिप्टी डायरेक्टर, कोई इस तरह का? बाद में उसने कहा कि जी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस का जिक्र नहीं था, वो कोई और जज का नाम था। उनके लिए ये स्टेन गन ली गई थी। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा हाँ अभी उनकी बारी तो नहीं आई थी। तो इस पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कुर्सी में बैठे थे उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई वो भी आ जाएगी। तो इस पे फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर लिखवाया और उस पर ये पुलिस वालों को कहा कि अभी इसको केस को रजिस्टर करो और ये लिखो कि मुझे अगर कुछ हुआ तो ज़िम्मेदारी भुट्टो की थी। तो मंजूर साहब कह रहे थे कि जब आपने इतना बड़ा ऑर्डर भी लिखवा दिया है तो फिर आपको नहीं चाहिए था उस बेंच में बैठ के केस को प्रोसीड करते। तो ये कहते हैं ये बेशुमार उसमें इलीगैलिटीज़ हैं और ये मैलिस से भी आगे की चीज़ है, ये बायस से भी आगे की चीज़ है। कहते हैं बायस तो एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है, ये बायस से भी ऊपर की चीज़ है। तो बदनीति। हाँ, मतलब आप इससे अंदाज़ा करें तो कि नासिर साहब वो जो PCO के हवाले से भी उन्होंने बड़ा कहा, उन्होंने कहा कि जी बड़ी PCO के हवाले से बड़ी खूबसूरत जस्टिफिकेशन इसके अंदर दी हुई। वो क्या दी थी वो उन्होंने? बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने एक ऑर्डर लिखा और उन्होंने कहा कि अगर हम ओथ ना लेते तो फिर सुप्रीम, क्योंकि एतराज़ किया था हाँ, भुट्टो की जानिब से जो है वो बेंच इतराज़ के था, हाँ। ऊपर। हाँ, तो 22 कहते हैं कि था। अगर हमने ओथ ना लिया होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी ना होती या हाई कोर्ट भी, सुपीरियर कोर्ट ना होती। तो कहते हैं ये इस पे तो हम ही जजेस हैं। मंजूर साहब ने कहा था कि ये कितना बेहतरीन किस्म का एक जस्टिफिकेशन है कि PCO में ओथ लेने के लिए। हाँ। ये बेसिकली कहा था। लेकिन आप इससे अंदाज़ा करें कि वहाँ बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे और जब ब्रेक हुई तो वो स्पेशली आए मंजूर साहब के पास और उन्होंने आके उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया है। तो इस पे मंजूर साहब ने कहा था ये मेरी ड्यूटी थी। फिर रज़ा रब्बानी साहब भी आए और भी बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने उनका फ़र्दन शुक्रिया अदा किया हर एक ने। तो और अभी तो वो जो है वो इस केस के मुख्तलिफ पहलू और परतें जो हैं वो खोल रहे हैं कि ना सिर्फ ये मेरिट्स के ऊपर बल्कि कानून को भी गलत इस्तेमाल किया गया और एक रंजिश की बुनियाद के ऊपर जो है वो इंसाफ का कत्ल किया गया। कि अगर वो अप्रूवर्स के इवन बयानात के अंदर भी जो है ना भुट्टो का नाम नहीं था, वो बाद में डाला गया। FIRs के अंदर नाम नहीं था, वो बाद में डाला गया। इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसके कहने पे की गई और कोई इख्तियार नहीं था उस वक्त कानून कि FIA से को इन्वेस्टिगेशन FIA को ट्रांसफ़र की जाती। उसमें एक इंटरेस्टिंग ये भी पहलू आया जो उनका एक बयान भी पढ़ा गया अपना जो कंप्लेनेंट थे हाँ। कसूरी साहब का, जिस पे उन्होंने ये कहा, उस पे अपने उनका जो स्टेटमेंट है जो उनका विटनेस है डिपोज, उन्होंने ये किया कि मैं नेशनल असम्बली का मेंबर था और मेरी मतलब भुट्टो साहब मेरे को पसंद नहीं करते थे, यानी मेरे से वो तंग थे। तो ये ऐसा लगता है जैसे ये उसका उन्होंने बदला लिया।
और दूसरी बात ये है कि कोई क्लैरिटी नहीं है। जो एफआईआर काटी गई उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि कितनी गोलियां लगी हैं, सिर्फ एक नरेशन है, बस एक बंदे ने जो विटनेस किया उसने जो बयान कर दिया। जो पुलिस रिकॉर्ड करती है ना एफआईआर, वो एक प्रोफेशनल तरीके से करती है कि फलां गोली फलां जगह पे लगी है हाँ पोस्टमार्टम और होता है और उसका उसका वो इतना सब इतना सुराख है, पीछे से उसका सुराख कितना बड़ा है, ये सारा एक टॉपसी के बाद वो लिखी जाती है। कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, सिंपल एक नरेशन है। मतलब बगैर रिकॉर्ड के, बगैर उसके देखे हुए, और जो है ना ये हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनी और ट्रायल कोर्ट में वो जज साहिबान थे जिनका एक बायस था, जिनकी एक लड़ाई नहीं, थी। उसमें एक चीज़ और भी आई ना बयान में ये भी बात सामने आई कि ये नाराज़ क्यों थे कसूरी साहब, इसलिए कि उनको पीपल्स पार्टी का टिकट डिनाई किया गया था। ओह। ये भी बात सामने आई। तो ये एक बहुत अजीब व गरीब किस्म का केस है और ज़ाती जो है रंजिशों का बदला लिया गया है, लेकिन बदला बहुत खौफनाक लिया गया। नहीं, लेकिन मौलवी मुश्ताक को ज़ाती रंजिश क्या थी, या फिर वो बात वहीं पे आ जाती है जो बार बार आती है कि मार्शल लॉ के अंदर पीसीओ का हल्फ लेके, और एक ऐसा जिसके बारे में कल मैं शायद या आज ही कहीं कहा गया था कि किसी ने कहा था कि जनाब एक कब्र और दो जो है ना ये जौला के हवाले से ये स्टेटमेंट दी जाती है कि एक कब्र एक है लेकिन गर्दनें बॉडीज़ दो हैं, बॉडीज़ दो गर्दनें। हैं। लेकिन आपको याद होगा कल की जो हेयरिंग थी उसमें डॉक्टर नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में ये लिखा है, बल्कि इंटरव्यू में ये माना था इफ्तिखार अहमद के सामने हाँ कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट की, उनकी दुश्मनी थी भुट्टो साहब से, ये उन्होंने अपने उसमें माना है। तो उनको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए थी, ये उन्होंने ज़्यादती की, ये बात उन्होंने मानी थी नसीम हसन शाह हाँ साहब ने। उसके अंदर तो कल का जो था वो बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर भी। तो अब नासिर साहब ये मंजूर मलिक साहब के कल भी आर्गूमेंट जारी रहेंगे। आज तो उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर और जो इसके ट्रायल की चीज़ें थी और कानून कि किस तरह से कानून को वायलेट किया गया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी, फिर उसके बाद मुकदमा मैजिस्ट्रेट से सेशन जज भेजने और सेशन की अदालत से मुकदमा हाई कोर्ट हाँ। डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने, और फिर उस हवाले से ये और सारी उसी दिन बातें। और एक चीज़ आखिरी मैं बता दूं, ये लेकिन कल के हेयरिंग से है कि कल जो सलाउद्दीन अहमद साहब थे उन्होंने एक जो बड़ी बात बताई जिस पे चीफ जस्टिस साहब भी बहुत हैरान हुए थे और उन्होंने अपनी अमेजमेंट का इजहार भी किया था। वो ये था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मुश्ताक साहब, मौलवी मुश्ताक साहब, डॉक्टर नसीम हसन शाह जो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनसे मिले। आपके शरीफुद्दीन पिज़्ज़ा साहब जो अटर्नी जनरल थे, उनके साथ मिले और उन्होंने ये कहा कि जो मेरी जजमेंट अपील में आ रही है आप उसमें बैठें, ऑल्दो वो एडहॉक जज थे। तो चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे थे कि यही ना बहुत सारी चीज़ें कि हाँ। मैनूवरिंग कैसे हुई हाँ, थी मतलब कि लाहौर हाई कोर्ट से और फिर ये भी था जिन जजों ने फैसला दिया था उनको भी एडहॉक जज के तौर के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिठाया गया और सुप्रीम कोर्ट अपनी में जजमेंट के ऊपर और सुप्रीम appellate। कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए थे, जो वो 5 मेंबर बेंच जो ट्रायल कर सॉरी जो हाई कोर्ट के में हैं। जो 5 मेंबर बेंच था ना जो ट्रायल कर रहा था, उसमें सिर्फ एक साहब थे जो मोस्ट जूनियर थे, वो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट थे, बाकी नहीं थे। ओके, उनका क्या नाम था? नाम उनका जहन में नहीं है, वो बड़ा गुल कुछ थे, कुछ इस तरह का था, गुलजार या कुछ इस तरह की कुछ बात इस तरह का नाम था। एनीवेज उन्होंने मंजूर मलिक साहब ने लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें, इतना लंबा ट्रायल था कि बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो इस तरह से स्किप भी हो जाते हैं और जो हो गए उसके लिए माजरत। तो नाज़िर साहब कल फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ आपके हाजिर होंगे। और तो शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AKS लाइव से इजाज़त दीजिए।